हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एक पूरा एलएक्यू बन सकता है पूरा का पूरा, या फिर आपका एसएक्यू बीएक्यू या इसमें से एमसीक्यूज भी निकल सकते हैं। तो इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में हम बोलेंगे कि इट इज़ फाउंड इन बोथ सेक्सेस बट इट इज़ रूडिमेंट्री इन मेल्स में ऑफ नो यूज़। दूसरा पॉइंट, इट इज़ वेल डेवलप्ड आफ्टर प्यूबर्टी। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारी बॉडी में दो टाइप के रहते हैं, मेन और एक्सेसरी। तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है, ठीक है। और इसके बहुत टाइप के शेप्स होते हैं, जैसे आप बोलेंगे हेमिस्फेरिकल, कॉनिकल, पायरीफॉर्म, पेंडुलस और फ्लैट, ठीक है। तो ये 5 इसके शेप रहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सिचुएशन, कहाँ प्रेजेंट है। जैसे कि हमें पता है कि बॉडी में सब चीज़ें, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, ये 3 लेयर्स रहती है हमारी बॉडी में। तो ये जो सेकेंड लेयर है सुपरफिशियल फेशिया, वहाँ प्रेजेंट है पेक्टोरल रीजन की, मतलब चेस्ट में, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन, ठीक है। ये आप याद रखिए। और एक ब्रेस्ट है, एक मेमोरी ग्लैंड चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल, ऐसे आप समझ लीजिए 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो और इसमें जो अपन देखेंगे, जो अपर लेटरल है, अपर लेटरल का एक एक्सटेंशन जाता है एक्जिला की तरफ, ठीक है। एक्जिला की तरफ एक्सटेंशन जाता है, जिस एक्सटेंशन को बोलते हैं एक्जिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्जिला की तरफ जा रहा है इसलिए एक्जिलरी टेल। और ये एक ओपनिंग के थ्रू पास होके डीप फेशिया में जाता है एक्जिला के। उस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिए कि अपन क्या तो बोले अपन कि ब्रेस्ट 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है। उसमें से जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है उसको एक एक्सटेंशन रहता है जो डीप फेशिया में पास होकर एक्जिला की तरफ जाता है, जिसको बोलते हैं एक्जिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है। एक्जिलरी टेल ऑफ स्पेंस रहेगा, ये एक ओपनिंग के थ्रू पास होता है। ये वो ओपनिंग है, समझ लीजिए आप, ये ओपनिंग से पास हुआ, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका एक्सटेंड मतलब ये ब्रेस्ट की लोकेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्टिकली ये प्रेजेंट रहती है 2nd रिब से लेके तो 6th रिब तक, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली जो हमारा स्टर्नम रहता है, आप ये देख पा रहे हैं स्टर्नम है, स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से शुरू होके तो मिड एक्सिलरी लाइन तक ब्रेस्ट की लोकेशन होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वर्टिकली देखा 2nd रिब टू 6th रिब, और हॉरिजॉन्टली देखा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि इसी ऑर्डर में आप याद रखिए, क्योंकि आपका अगर एलएक्यू आया तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितने ज़्यादा डायग्राम बनेंगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसके डीप रिलेशन मतलब कि ब्रेस्ट, जैसे हमने बोला कि सुपरफिशियल फेशिया में, तो उसके नीचे डीप फेशिया में या डीप फेशिया के नीचे जो मसल्स हैं कौन कौन सी हैं, वो आता है डीप रिलेशन में, ठीक है। अब हमने बोला कि सुपरफिशियल फेशिया में है, मतलब उसके नीचे क्या रहेगा, डीप फेशिया रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, लाइस ऑन द डीप फेशिया कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। डीप फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी बोलते हैं, इन पेक्टोरल रीजन, ठीक है। तो ब्रेस्ट लाइस ऑन पेक्टोरल फेशिया या डीप फेशिया, ये क्वेश्चन है। उसके नीचे 3 मसल्स आती है, या डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपके ब्रेस्ट की आउटलाइन है। उसके नीचे मसल आती है, क्योंकि बड़ी मसल है पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। यहाँ पे आती है लेटरल साइड में सेरेटस एंटीरियर, और मीडियल साइड में आती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमेन मसल, ठीक है। तो ये 3 मसल उसके डीप रिलेशन में आती है। ये अलग से एक बीएक्यू या एमसीक्यू बन सकता है, तो आप अच्छे से इन तीनों को याद कर लीजिए, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन, ये 3 मसल रहेगी। चौथी चीज़ की जो पेक्टोरल फेशिया है, जो मैंने आपको बताया कि डीप फेशिया है, डीप फेशिया और ब्रेस्ट के बीच में फैट रहता है, लूज एरियोलर टिश्यू रहता है, जिसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। मतलब डीप फेशिया, ये डीप फेशिया है, ये आपका ब्रेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्पेस है, इस स्पेस को बोलेंगे हम रेट्रो मेमोरी स्पेस। इसमें लूज एरियोलर टिश्यू रहता है। इस स्पेस के वजह से ब्रेस्ट बहुत इजीली मूव हो सकता है, नॉर्मल मूवमेंट ब्रेस्ट की पॉसिबल है ड्यू टू रेट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में हम सबसे पहले उसको 3 पार्ट में करेंगे डिवाइड, स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा, ठीक है। पैरेन्काइमा को हम मेमोरी ग्लैंड भी बोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्किन। स्किन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, स्किन के बारे में इतना लिखेंगे कि हम पूरी ग्लैंड को कवर करती है। देखिए बुक में बहुत ज़्यादा दिया है, तो अगर आप ये पॉइंट सीधा सीधा लिख लेंगे तो ये भी चलेगा। मैंने बहुत शॉर्ट लिस्ट करके पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहले स्किन के बारे में ये लिखेंगे कि इट कवर्स द ग्लैंड
और स्किन में दो चीज़ें प्रेजेंट रहती है, एक निप्पल, एक एरियोला। ठीक है, निप्पल के बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए कॉनिकल प्रोजेक्शन बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रहती है निप्पल, थोड़ा नीचे रहती है। और दूसरा कॉनिकल प्रोजेक्शन है और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे रहती है और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन। मिड लाइन मतलब स्टर्नम की जो मिड लाइन रहती है वहाँ से 10 सेंटीमीटर रहता है लेटरली। ठीक है, इसमें फ्यू मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड दोनों रहते हैं। ठीक है, आप याद रखिए, निप्पल कंटेन्स स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड और इट इज़ रिच इन नर्व सप्लाई। 3 पॉइंट्स आप याद रखिए निप्पल के बारे में। कॉनिकल प्रोजेक्शन है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है, और दूसरा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन, ये हो गया। उसमें एक स्वेट ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड दोनों होते हैं और रिच इन नर्व सप्लाई। अब हम देखेंगे एरियोला के बारे में। तो एरियोला क्या होता है, स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल इज कॉल्ड एरियोला। ये आपके निप्पल की जो आजू बाजू एरिया रहती है उसको एरियोला कहते हैं। इट इज़ रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। निप्पल के बारे में हमने क्या बोला था कि स्वेट ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड दोनों है, यहाँ पे आपका सिर्फ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड है। ठीक है, लिख लीजिए ये पॉइंट। और ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स है ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इनलार्ज हो जाते हैं। तो इनलार्ज होकर क्या बनता है, वो ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ठीक है, इसमें 2-3 नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत नए नए हैं आपके लिए, तो आप याद कर लीजिए अच्छे से। याद होने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला हमने एरियोला के बारे में कि स्किन सराउंडिंग द बेस ऑफ द निप्पल, उसको हम एरियोला बोलेंगे। मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स रहते हैं इसमें बहुत सारे, और ये जो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इनलार्ज होके बन जाते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। अब इनका काम क्या है, सेबेशियस ग्लैंड से मतलब ऑब्वियसली ऑयली सिक्रीशंस आएगा। तो ये ऑयली सिक्रीशंस क्या करेगा, निप्पल और एरियोला को लुब्रिकेट करेगा, इसको ड्राई होने से रोकेगा। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान ड्राइनेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बेबी भी मिल्क सक करता है तो क्रैकिंग हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ठीक है, एक और पॉइंट, एरियोला एंड निप्पल आर डिवाइड ऑफ हेयर। ठीक है, एरियोला और निप्पल पे हेयर प्रेजेंट नहीं रहते। दूसरा पॉइंट है अपना स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में ऑल्सो मैंने बताया था आपको, स्ट्रोमा नहीं, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा पेरेन्काइमा। हाँ सॉरी यार, गलती से लिखा है पेरेन्काइमा। दूसरा पॉइंट रहेगा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऑल्सो नोन एज मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। ठीक है, ये आपका MCQ या टाइप ऑफ ग्लैंड के हिसाब से BAQ कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप इतना याद रखिए कि मेमोरी ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड विद सिक्रीट्स मिल्क। ठीक है, और एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस नहीं, दोनों नहीं, उसके अंदर दोनों है। ठीक है, पर ब्रेस्ट ओवरऑल एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। इस पर MCQ पक्का आएगा आपका। ठीक है, अब कैसे, इसमें क्या रहता है, ये आप डायग्राम देखिए। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपकी ब्रेस्ट का डायग्राम है, इसके अंदर ये लोब्स रहते हैं। ठीक है, 15 to 20 लोब्स रहते हैं, और उस लोब्स में अंदर आप जब लोब को मैग्नीफाई करोगे तो लोब्स के अंदर ये एल्वियोलाई रहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ब्रेस्ट बनती है लोब्स से, लोब्स के अंदर होते हैं ये एल्वियोलाई। एल्वियोलाई दिख रहा है, एल्वियोलाई आपको पता है क्या होता है, लंग्स में भी होते हैं, तो सेम सिमिलर शेप है। अब ऐसे याद रखिए कि एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई आगे जाके खुलते हैं लेक्टिफरस डक्ट, ये आप देख रहे हैं, ये एल्वियोलाई है, ये डक्ट है। डक्ट आके बाहर आके खुल के निप्पल के मतलब ओपनिंग बनती है जहाँ से मिल्क सीक्रेट होता है। ठीक है, तो डक्ट आएगा सामने, और इन दोनों के बीच में ये लेक्टिफरस साइनस रहता है, बड़ा डायलिटेशन रहता है, लेक्टिफरस साइनस, जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। ठीक है, समझे। देखिए फिर से, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एक मेमोरी ग्लैंड है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड जो मिल्क सीक्रेट करता है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, इसमें 15 से 20 लोब्स है, लोब्स के अंदर रहते हैं ये एल्वियोलाई। देख रहे हैं आपको एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आगे जाके बनते हैं डक्ट, डक्ट जो डक्ट आके बाहर ओपन होते हैं सीधा निप्पल में। ठीक है, और डक्ट के नीचे या डक्ट के पहले एक डायलिटेशन होता है, साइनस बोलते हैं जिसको, लेक्टिफरस साइनस, जहाँ मिल्क स्टोर होता है, मिल्क स्टोरेज मतलब होने के लिए काम है उसका। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब ये होता है कि फ्रेमवर्क, उसका फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड उसको सपोर्ट करने के लिए आता है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइब्रस होता है और एक फैटी होता है।
तो फाइब्रस वाला होता है वो क्या करता है, सेप्टा बनाता है और ब्रेस्ट को अपनी पोजीशन पे होल्ड रखता है। तो ये कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है, ये आप देखिए, ये जो ग्रीन वाले आप देख रहे हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर है, ये पेक्टोरल फेशिया के थ्रू ब्रेस्ट को रोक के रखे हैं इन्होंने, पकड़ के रखा है, मतलब ऐसा समझ ली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उसको बांध के रखा हुआ है उसने, इसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। ठीक है, एंकर्स द ग्लैंड टू स्किन एंड पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, ग्लैंड को टाई करके रखेंगे पेक्टोरल फेशिया और स्किन से। दूसरा रहता है फैटी। फैटी वाला क्या करता है, इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। जो आप ब्रेस्ट में बल्क रहता है वो फैटी स्टोमक, फैटी वजह इसकी वजह से रहता है, और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट एट एरियोला और निप्पल। निप्पल और एरियोला में कोई फैट नहीं रहता, उसके अलावा पूरी ब्रेस्ट में फैट रहता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि एरियोला, हमने क्या देखा, एरियोला और निप्पल में हेयर भी नहीं रहता और वहाँ फैट भी नहीं रहता। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देख लीजिए, जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करके वो बनाने पड़ेंगे। अब आएंगे ब्लड सप्लाई पे। देखिए ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर अलग से SAQ या एन्यूमरेट के नाम पे BAQ आ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि एक्सट्रीमली वेस्क्यूलर है हमारी ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई बहुत है, और इसको याद करने का तरीके से देख, आपको डायग्राम तो ये याद करना ही है, पर उसकी ब्रांचिंग या कैसे वो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। निमोनिक है इसका बाल्टी, बाल्टी जिसमें हम नहाते हैं वो बाल्टी, BALTI। ठीक है, बी से आता है ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से ब्रांचेस आती है, पीछे साइड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल से ब्रांचेस आती है, इसका नाम है ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ए से आता है आपका एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, ये एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी है जो ऊपर से आ रही है। एल से आता है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ये आपकी लेटरली आ रही है, एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो पूरा नीचे तक जा रही है। टी से आता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर है ये ऊपर, ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। आई से आता है परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये इस साइड से जो मीडियली आती है परफोरेट हो रही है ब्रांचेस इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, BALTI। ई से आता है ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ए से आता है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। एल से आता है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। टी से आता है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। आई से आता है परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसको हम ऐसे लिखेंगे बाल्टी, ये याद रखिए। इसके साथ आपके ये 4-5 नाम याद रख लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हमसे ब्लड सप्लाई पूछा गया है तो सिर्फ आर्टरीज के नाम या आर्टरीज लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें वीनस ड्रेनेज लिखना ही पड़ता है। ये बहुत लोग छोड़ देते हैं जिससे नंबर कटते हैं, तो आपको वीनस ड्रेनेज भले ही 2 पॉइंट पर लिखना चाहिए। ठीक है, वीनस ड्रेनेज में हम इसका ऐसे लिखेंगे कि सुपरफिशियल, सब एक रहता है ड्रेनेज, एक रहता है डीप ड्रेनेज। तो सुपरफिशियल ड्रेनेज होता है वो होता है इंटरनल थोरेसिक वेन में, और डीप वाला होता है एक्सिलरी वेन में, बस दैट्स इट। ठीक है, सुपरफिशियल वाला रहेगा इंटरनल थोरेसिक, डीप वाला रहेगा एक्सिलरी वेन। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिखिए, सफिशेंट है। दूसरा हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, आपको डायग्राम बनाना तो है, ये जो ऊपर आर्टरी जा रही है ये एक्सिलरी आर्टरी है। तो हो सकता है ये भी आपको ध्यान में आए या इससे भी क्वेश्चन आए कि सुपीरियर थोरेसिक इज द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, आप बोलेंगे। ये 3 है, एक्रोमियोथोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, तीनों एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस इन्यूमरेट आ गया तो आप ये 3 लिख सकते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम विथ लेबलिंग ढंग से कीजिएगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, पर LAQ है ना तो क्या कुछ नहीं कर सकते, और बहुत सिंपल है, आप डायग्राम के साथ करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। अब आएगा नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसका होता है एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस से 4th and 6th इंटरकोस्टल नर्व। कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं, बस याद रखिए 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व्स की एंटीरियर और लेटरल ब्रांचेस, या फिर वो नहीं तो सिर्फ 4th and 6th इंटरकोस्टल नर्व भी याद रखा तो चलेगा। ठीक है, 4th and 6th इंटरकोस्टल नर्व। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मिल्क सिक्रीशन है वो नर्व्स कंट्रोल नहीं करती है, वो एक हार्मोन है जो आपका नाम है प्रोलैक्टिन, वो सिक्रीट करता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मिल्क सिक्रीशन इज नॉट कंट्रोल बाय नर्व सप्लाई, इट इज कंट्रोल बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन के बारे में आप फिजियो में और आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी रहने दीजिए, पर आप नाम याद रखिए प्रोलैक्टिन। सिमिलरली हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे। देखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज पे भी क्वेश्चन अलग से आता है, क्योंकि इसका लिम्फेटिक और ब्लड सप्लाई दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मोस्टली ब्रेस्ट का जो कार्सिनोमा रहता है, कैंसर रहता है, वो लिम्फ के थ्रू ही स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिम्फेटिक 2 टाइप्स में 2
सब डिविजन्स पे पढ़ेंगे। एक लिम्फ नोड्स, एक होता है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिम्फ नोड्स देखेंगे। लिम्फ नोड्स में मैंने लिखा कुछ इसलिए नहीं है कि लिम्फ नोड हमें सिर्फ एन्यूमरेट करने हैं और ये डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, ठीक है। ये आपका एक्जिला है। यहाँ पे एक्जिला के सेंटर में जो रहते हैं लिम्फ नोड्स, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एक्जिलरी, ठीक है। उसके लेटरल में आ जाएंगे लेटरल एक्जिलरी। ये इधर सामने तरफ है, ठीक है। आप 3D इमेजिन कीजिए कि सेंट्रल है तो ये सामने आ गया थोड़ा एक्जिला के, तो ये एंटीरियर एक्जिलरी है। और उसके पीछे हाथ पे पीछे चला जाएगा तो पोस्टीरियर एक्जिलरी, ठीक है। एक्जिलरी के 4 ग्रुप आप याद रखिए, सेंट्रल एक्जिलरी, लेटरल, एंटीरियर और एक पीछे आता है पोस्टीरियर, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाना है, ये एनुमरेट करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये आप देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर तरफ है, मीडियल साइड है, तो इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है ये, आपको ये लिखना है। दूसरा सबसे ऊपर है अपाइकल, ठीक है। अपाइकल मतलब ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर अपाइकल। और आपका ये क्लेविकल है, क्लेविकल के ऊपर रहेगा सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकल, क्लेविकुलर, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए इस डायग्राम को कि देखिए ये मेमोरी ग्लैंड के यहाँ पे एक्जिला है, एक्जिला के ऊपर सेंट्रल में आता है सेंट्रल एक्जिलरी, सामने आता है एंटीरियर एक्जिलरी, एक लेटरल एक पोस्टीरियर। इंटरनल मेमोरी आएगा, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मीडियली एक अपाइकल आएगा, उसके ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिम्फ नोड्स पूरे ये एन्यूमरेट करने हैं और ये डायग्राम बनाना है याद से। यहाँ पे इतना लिखना है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, जो लिम्फ को कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये भी 2 टाइप की होती है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल है ना, वो पूरी स्किन को, ये मेमोरी ग्लैंड की स्किन है ना, इसको ड्रेन करती है, एक्सेप्ट एरियोला एंड निप्पल। मतलब ये स्किन को, एरियोला और निप्पल को छोड़ के बाकी सबको सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल ड्रेन करेगी, ठीक है। अब डीप जो है, डीप लिम्फेटिक वेसल्स, वो किसको करेगी? एक पैरेन्काइमा है, जो हमने पढ़ा था स्किन पैरेन्काइमा स्ट्रोमा, तो पैरेन्काइमा है उसको ड्रेन करेगी, प्लस एरियोला और निप्पल को। हमने देखा कि सुपरफिशियल सिर्फ स्किन को कर रहा है, वैसे ही डीप वाला अंदर पैरेन्काइमा को तो करेगा ही, पर ऊपर जो एरियोला और निप्पल छूट गया था उनको भी करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट। दूसरा हम इसमें थोड़ा, क्योंकि हमें ये हो सकता है कि ऐसे क्योंकि हिसाब से है तो थोड़ा कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए 2-3 पॉइंट्स और लिखे हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। 75% ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज पूरा एक्सिलरी नोड में होता है। एक्सिलरी नोड से ये पूरे 75% इनके पास जाता है, ठीक है। 20% जाता है एंटीरियर थोरेसिक नोड के पास, और 5% जाता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड के पास, ठीक है। ये 3 आप याद रखिए, 75% एक्सिलरी नोड्स, 20% एंटीरियर थोरेसिक नोड्स एंड 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें। दूसरा ये देखिए, ये एक मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड में जो एरियोला है, ये एरियोला एरिया, उसके डीप एक लिम्फ प्लेक्सस रहता है। प्लेक्सस मतलब ग्रुप, लिम्फेटिक प्लेक्सस रहते हैं, जिसको बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी, ठीक है। ये प्रेजेंट रहता है। तो आप ये पॉइंट एक लिख के ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो एरियोला रहता है उसके डीप एक लिम्फ प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है सब एरियोलर, मतलब एरियोला के नीचे सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी, ठीक है। ये डीप लिम्फ प्लेक्सस है। ये आप इतना लिखेंगे इसमें, और ये एक और ये 2 डायग्राम बनाएंगे, चल जाएगा। अब आते हैं मेन अप्लाइड पे। अप्लाइड में देखिए कि ब्रेस्ट इज़ नोन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बहुत चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट जो हमने पढ़े 4 क्वाड्रेंट से, अपर लेटरल क्वाड्रेंट है वो मोस्ट कॉमन साइट है कार्सिनोमा की। वहाँ कार्सिनोमा सबसे इजीली और सबसे मतलब मोस्ट कॉमन वहाँ होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल और डीप लिम्फेटिक वेसल जो हमने पढ़ी अभी, तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स है, अगर उसमें कैंसर सेल्स फंस गए, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो उस वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाता है। तो उस एडिमा की वजह से ब्रेस्ट का अपीयरेंस एक ऑरेंज की तरह हो जाता है, जैसे ऑरेंज की स्किन कैसे रहती है वैसे हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं PUD, ऑरेंज अपीयरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर BAQ भी आता है कि वाई डज PUD ऑरेंज अपीयरेंस ऑकर्स। तो क्यों लिखेंगे? जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें कैंसर सेल्स फंस गए, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस वजह से एडिमा होता है। तो एडिमा होने की वजह से ये अपीयरेंस आता है। ये आप डायग्राम देखिए, ये नॉर्मल है, ये ऑरेंजिश है क्योंकि ये PUD अपीयरेंस है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि एक ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट से
लिम्फेटिक्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो मैंने आपको बताया, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वही सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट कम्युनिकेट भी करती है। तो इसलिए अगर आपका फॉर एग्जांपल एक ब्रेस्ट में कैंसर है, कार्सिनोमा है, तो ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक से दूसरी ब्रेस्ट में चला जाएगा, तो ये स्प्रेड होता है सुपरफिशियल लिम्फेटिक के थ्रू, ठीक है। और लिम्फ नोड्स के थ्रू मोस्टली स्प्रेड होता है लीवर में, जीआईटी में जाता है नीचे, पर सबसे ज़्यादा साइट उसकी कॉमन साइट है लीवर, ठीक है। ये 4 पॉइंट हम लिखेंगे। और ये लिम्फ का थ्रू बताया मैंने। अब वेन्स के थ्रू जो स्प्रेड होता है वो वर्टिब्रा और ब्रेन में जाता है, ठीक है। वर्टिब्रा और ब्रेन में स्प्रेड होता है वेन्स के थ्रू। ये हो सकता है एमसीक्यू या एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई थ्रू वेन्स कौन से जगह जाता है और ये, या फिर ब्रेन में किस तरीके से जाता है, वेन्स या लिम्फ नोड, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट एक रिट्रैक्टेड निप्पल इज अ साइन ऑफ ट्यूमर। रिट्रैक्टेड निप्पल आपको दिखी तो हो सकता है आपके ट्यूमर के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। और वो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन इन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, ऑल एजेस ऑफ वुमेन में होता है, पर मोस्ट कॉमन है पोस्ट मीनोपॉज में, क्योंकि लैक ऑफ एस्ट्रोजन, पोस्ट मीनोपॉज में लैक ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है, उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसका वही सर्जरी मेस्टेक्टोमी रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट या लंपेक्टोमी रिमूवल ऑफ ट्यूमर। अगर पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो रहा है, सिंगल या डबल दोनों, उसको बोलते हैं मेस्टेक्टोमी। पर अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ अपर लेटरल में लंप है, मतलब कैंसर है, सिर्फ कैंसर रिमूव हो रहा है, उसको बोलते हैं लंपेक्टोमी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो अप्लाइड में आप ये पूरा याद अच्छे से करिए। अप्लाइड में हमने सबसे ज़्यादा कैंसर के बारे में ध्यान दिया है, अपर लेटरल में होता है, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस वजह से एडिमा होता है, एडिमा प्यूडी ऑरेंज करवाता है। और जो यही सुपरफिशियल लिम्फेटिक है, दोनों ब्रेस्ट आपस में कम्युनिकेट करती है, तो एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट कैंसर जा सकता है। लीवर में स्प्रेड होता है, वेन्स के थ्रू वर्टिब्रा और ब्रेन में स्प्रेड होता है। अगर रिट्रैक्टेड निप्पल दिखी तो इट्स अ साइन ऑफ ट्यूमर। और कैंसर मोस्ट कॉमन इन पोस्ट मीनोपॉज वुमेन ड्यू टू लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इसकी लैक हो गया तो इस वजह से कैंसर होने की चांसेस हैं। और ब्रेस्ट रिमूवल को बोलते हैं मेस्टेक्टोमी, और सिर्फ हम लंप या सिर्फ कैंसर रिमूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं लंपेक्टोमी। तो आप ये डायग्राम्स अच्छे से कीजिए, ये जरा रिवाइज कीजिए, हो सके तो इसके आप नोट्स बना दीजिए, और ये LAQ के हिसाब से अच्छे से पेपर कीजिए, जरूर आएगा क्वेश्चन। थैंक यू।